छात्रों, कक्षा 9 कृतिका भाग 1 इस जल प्रलय में। कृतिका भाग फर्स्ट इस जल प्रलय में पहला पार्ट है। और इस जल प्रलय के जो राइटर का नाम है वो है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। तो सबसे पहले आप देखिए इसके अंदर इस जल प्रलय में पूरक पुस्तक है आपके दूसरी, और इसका जो पहला लेसन इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो है आप सबसे पहले देखिए लेखक परिचय देखिए, आपको बताते हैं। लेखक परिचय जो है इस प्रकार है। प्रसिद्ध कहानी। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म ओराई हिंगना जिला पूर्णिया बिहार में सन 1921 में हुआ। स्कूली शिक्षा नेपाल में प्राप्त कर 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी रहे। इनका निधन 1977 में हुआ। इनके द्वारा रचित अनेक कहानियाँ अतीव प्रसिद्ध हैं। इनके कहानी संग्रह, उपन्यास एवं रिपोर्टाज अपनी भाषा शैली की विशिष्टता के लिए अनुपम माने जाते हैं। पाठ का जो है आप सार देखेंगे, ये क्या है इस जल प्रलय में। तो इस जल प्रलय के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है कवि, लेखक जो लेखक ये कहना, फणीश्वर नाथ रेणु आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो रिपोर्टाज घटना है उस समय की 1967 यानी 1967 में पटना के अंदर आई भयंकर बाढ़ के दृश्यों को घटनावार प्रस्तुत करने का लेखक ने प्रयास किया है। उस समय लेखक पटना के गोलंबर इलाके में रहता था। लगातार 18 घंटे बरसात होने से पटना का पश्चिमी क्षेत्र पानी में डूब गया। बाढ़ आने के कारण लोगों ने अपने अपने घरों में खाने पीने की ज़रूरी चीज़ों का इंतज़ाम कर दिया। लेखक अपने एक मित्र के साथ दिन में बाढ़ का जायज़ा लेने काफ़ी हाउस तक गया। वहाँ लौटते समय लेखक ने अफरा तफरी का माहौल देखा। चारों तरफ चीख पुकार हो रही थी। वह मैगजीन कॉर्नर से कुछ पत्रिकाएं लेकर घर लौटा। गोलंबर में जनसंपर्क की गाड़ियों से लोगों को सावधान रहने की घोषणा जो है बार बार हो रही थी। संभावना के अनुसार उस क्षेत्र में बाढ़ का पानी रात के 12 बजे आ गया था। मतलब रात को जो 12 बजे तो चारों तरफ पानी ने जो है पूरे इलाके को घेर लिया, और चारों तरफ से जो है जोर शोर से शोर भी हो रहा था, चीख पुकार मच रही थी। बाढ़ का पानी सब जगह भर गया था। लेखक उस दृश्य को मूवी कैमरे या टेप रिकॉर्डर में कैद करना चाहता था, परंतु उसके पास ये चीज़ें नहीं थी। काश टेप रिकॉर्डर या कैमरा होता तो वो उन दृश्यों को जो है कैद कर सकता, परंतु उसके पास ये चीज़ें नहीं थी। उसकी कलम में भी चोरी चली गई थी। वह बाढ़ के रोमांचक दृश्यों को देखता रहा। तो यहाँ पे जो है आपको अभी ये पाठ का सारांश तो आपको मैंने बता दिया, और आप इसकी सबसे पहले आप जो है रीडिंग लगाएंगे। मेरे गांव ऐसे मुल्क में जहां हर साल पश्चिम पूर्व और की, तो देखो लेखक ने जो है कहते हैं 1948 के अंदर हड्डियों का पुल आदि चुटपुट रिपोर्टाज लिखे। उन्हीं का वर्णन इस जल प्रलय के माध्यम से जो है लेखक ने किया है। अपने आँखों देखा दृश्य लेखक ने इसके पाठ के इस जल प्रलय के माध्यम से किया है। और लेखक ये भी कहना चाहता है कि गांधी मैदान की ओर जो है जब बाजार गए लेखक, तो गांधी मैदान में लेखक ने क्या क्या देखा। तो वहाँ लोग जो है लेखक बाढ़ का पानी देखने के लिए अपने मित्र के साथ रिक्शे पर बैठकर काफ़ी हाउस के पास पहुंचा, तो अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल में गांधी मैदान की ओर चल पड़ा। इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था।
पानी की तेज धार लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों के समान दिखाई दे रही थी। मुसहरी जाति के जो एक विशेष प्रकार की जो एक जाति होती है, तो मुसहरी बस्ती के लोग कई दिनों से मछली और चूहों का झुलसा कर खा रहे हैं और किसी तरह जी रहे हैं। लेकिन जब लेखक सेवा दल के साथ वहाँ पहुँचा तो उसने कुछ अलग ही दृश्य देखा। क्या देखा कि मुसहरी बस्ती में ऊंचे पर एक मंच बना हुआ है और एक काला कलोटा नट लाल साड़ी पहने हुए रूठी दुल्हन का अभिनय कर रहा था, मतलब नाच नृत्य कर रहा था, और पुरुष बना उसे नट उसे मना रहा है। इस पद के साथ ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरेने लगी। इस दृश्य को देखकर लेखक को लगा कि हम राहत सामग्री बांटकर भी उन्हें हंसी नहीं दे सकेंगे। तो कहने का मतलब है कि एक तरफ तो जहाँ चारों तरफ जो है शहर पानी के अंदर डूबा हुआ है, दूसरी तरफ भी जो है मुसहरी जाति के लोग ये डांस नृत्य करके और लोगों को बहला। तो लेखक ये कहना चाहता है मतलब सबकी अपने अपनी समस्या है। कोई बाढ़ पर जो है पान की दुकान पर भीड़ लगा रखा है, तो कोई कहाँ लगा रखा है। तो अभी इस पाठ के अंदर देखो, मेरे तो ये आप जो है अपनी पुस्तक में से पढ़ेंगे, इसमें तो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो आपको पढ़ने में आ रहा है वो आप देख लेंगे इसको अच्छी तरह से, और मैंने आपको समरी करके मैंने बता दी इसको। उसके बाद में जो है आप इसके मैं क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा। पाठ की समरी तो आपको समझ में आ गई कि लेखक ने जो है 1967 के अंदर पटना के अंदर जो बाढ़ आई उसे आपदा का वर्णन किया है कि उस दिन जो है जुलाई की अंतिम तारीख थी, रविवार था, और रात्रि के समय सारा काम जो है धंधे से निवृत्त होकर सोने की तैयारी कर रहा था। मैं लेखक भी अपनी पढ़ाई करके लेट गया था। तभी लगभग 9:30 बजे रात बादल उमड़ने गरजने लगे। पहले तो हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन फिर जोरदार वर्षा होने लगी। बादल सब तरफ से उमड़ घुमड़ के आए कि सर्वत्र पानी ही पानी हो गया। ज्यों समय बीता वर्षा का जोर बढ़ने लगा। इस तरह वर्षा को देखकर गांव के लोगों को आशंका होने लगी थी, इसलिए सभी लोग सावधान भी हो गए थे। रात्रि करीब 12:30 बजे नदी का पानी गांव की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ। पानी का वेग लगातार बढ़ रहा था। गांव के समझदार लोगों ने 1 घंटे पहले ही अपने बाल बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था, परंतु कुछ लोग इस काम में सफल नहीं रहे। कुछ रह गए बेचारे, वे बाढ़ की चपेट में आ गए। तभी कुछ लोग ऊंचे पेड़ों पर चढ़ गए, कुछ लोग पक्के मकानों की छतों पर चढ़ गए। अधिकतर लोग गाँव के पंचायत भवन, स्कूल भवन में इकट्ठे हो गए। उस समय सभी को केवल अपने सूझ रही था। रात को घनघोर अंधेरा, उसमें भय एवं त्रास से लोगों का हाहाकार, चित्कार, घबराहट आदि से दृश्य बड़ा भयानक बन गया था। कहीं बाढ़ के वेग से पेड़ गिर रहे थे, तो कई कच्चे झोंपड़े बह रहे थे, और कहीं बहते हुए मवेशी आत्मरक्षार्थ व्यर्थ प्रयास कर रहे थे। सभी को इस प्राकृतिक आपदा ने विवश कर दिया था। ऐसी विनाश लीला के साये में अपने 5 वर्ष से छोटे भाई को अपनी पीठ पर बांधकर लेखक एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और सारी रात कांपते कांपते बाढ़ की इस विशाल लीला को अपनी कातर दृष्टि से देखता रहा। उस समय मुझे बार बार ईश्वर का ध्यान, लेखक कह रहा है कि मुझे उस समय ईश्वर का ध्यान आता रहा। इस तरह सुबह 5 बजे वर्षा बंद हुई। कुछ समय के बाद नदी का वेग भी कुछ कम होने लगा। लोगों ने राहत की सांस ली। कुछ समय बाद दिन का उजाला फैल गया। जो लोग इस भीषण बाढ़ से बच गए थे वे अपने अपने घरों को लौट आए। 8 बजे तक नदी का पानी एकदम उतर गया था। गांव के अधिकतर लोगों का सामान उसमें बह गया था। मैं भी पेड़ से उतरकर घर आ गया था। हम दोनों भाइयों को सकुशल देखकर परिवार के सभी लोगों की खुशी को ठिकाना नहीं रहा। मैंने बाढ़ की ऐसी भीषण स्थिति पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। लेखक आज उस भीषण बाढ़ का जब याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोगों को ऐसी आपदा से ईश्वर रक्षा करे, यही पाठ का जो है उद्देश्य है। आप देखिए अब इसके अंदर आपके ये रीडिंग लगाएंगे। आप रीडिंग के अंदर पूरा पाठ का जो है आपको रात का पूरा वर्णन बजाएगा कि क्या क्या आपदाएं लेखक के साथ घट रही हैं। उसके बाद में आप आ जाएंगे इस पाठ का जो है पहले पाठ के जो है क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे पहला है कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो आप कहोगे बाढ़ की, जब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पानी की बाढ़ आ गई तो पहले खुद की, तो इसके अंदर आप ये है कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग नीचे का सामान ऊपर रखने लगे और जरूरी चीज़ों जैसे ईंधन का मतलब होता है ना गैस,
चूल्हा जलाने की लकड़ियाँ इत्यादि, मोमबत्ती, माचिस यानी दियसलाई, पीने का पानी आदि का संग्रह करने लगे ताकि बाढ़ से गिर जाने पर कुछ दिनों का गुजारा चल सके। कुछ इलाकों के लोग अपना सामान रिक्शा, टमटम, टेम्पो आदि में लाद कर दूसरी जगह ले जा रहे थे। दूसरा जो क्वेश्चन है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? तो लेखक ने अपने जीवन में बाढ़ के दृश्यों को कई बार देखा था और बाढ़ पीड़ितों की सहायता भी की थी, लेकिन बाढ़ से स्वयं तक अब तक घिरा नहीं था, मतलब लेखक अभी तक सुरक्षित था। इसलिए लेखक पटना में आई बाढ़ की सही स्थिति जानने और उसका भयानक रूप देखने के लिए उत्सुक था। तीसरा जो क्वेश्चन है, सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है? इस कथन की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? तो आप इसका उत्तर बताएंगे। इस कथन से निम्नलिखित भावनाएं व्यक्त होती हैं। नंबर 1, कहीं बाढ़ का पानी ज़्यादा तो नहीं आया, आशंका की दृष्टि से। कितनी विकराल बाढ़ आ गई होगी, जिज्ञासा। बाढ़ से कितनी हानि होगी, कैसी सामना करना पड़ेगा, उत्सुकता। यदि बाढ़ यदि भयानक रूप धारण करे तो क्या होगा, भय। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया और क्यों? अब तो आपको समझ में आ गया कि चौथे क्वेश्चन के अंदर मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया और क्यों। तो मृत्यु का तरल दूध से तात्पर्य क्या है? बाढ़ के गेरुआ झाग फेन से भरे पानी के तेज भाव को मृत्यु का तरल दूध कहा गया है, क्योंकि प्रतिवर्ष भीषण बाढ़ आने से हजारों प्राणियों की जीवन लीला जो है इसमें समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। अब देखो, बाढ़ आती है तो उससे आप कैसे निपटेंगे? तो इसका सही उत्तर है, निम्नलिखित उपाय कारगर हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, बाढ़ वाले क्षेत्रों में बड़े बांधों का निर्माण करवाया जाए ताकि पानी के बहाव को रोका जा सके। नंबर 2, बड़े बांधों से छोटी छोटी नहर आदि निकाली जाए ताकि पानी का दबाव कम हो। नंबर 3, पेड़ों को लगाने को बढ़ावा देकर, यानी वृक्षारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा देकर भूखनन एवं अवैध कटाई पर रोक लगाई जावे। नंबर 4, मकानों की नींव एवं दीवारों का निर्माण मजबूत ढांचे से किया जावे। नंबर 5, बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा समय समय पर आपदा की सूचना उपलब्ध कराई जावे और जनधन की हानि न हो। नंबर 6, बाढ़ नियंत्रण विभाग को सभी खतरों से निपटने के लिए पहले से ही साधन तैयार रखने चाहिए और ज़रूरत के समय उनका सदुपयोग किया जाना चाहिए। नंबर 7, जो स्वयंसेवी संस्थाएं जो होती हैं को आपदा से निपटने के लिए बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और लोगों का सहयोग करना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जब दनपुर डूब रहा था, दनपुर का मतलब दानापुर जब डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। देश अब्बू जो इस कथन के द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है? तो इस कथन तो आप ये कह सकते हो कि लोगों की उस मानसिकता पर चोट की गई है जिसमें संकट के समय लोग एक दूसरे की सहायता करने की बजाय केवल निहित स्वार्थों को महत्व देते हैं और केवल अपने हित सुख की चिंता करते हैं। नंबर 7, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पानी की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई? तो आप कहोगे प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है पानी की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई? तो सीधा सा कारण है कि लोग वहाँ पर जो है बाढ़ की घटना के या दृश्य देखने के लिए तू तुम्हें में जो बातें करते हैं, यानी ये कह सकते हो कि बाढ़ का हाल जानने, उसका दृश्य देखने के लिए लोग घरों से निकलकर पान की दुकानों के आसपास इकट्ठे होने लगे। वहाँ पर वे पान खाने के साथ ही बाढ़ की भीषणता पर भी बातें करते हैं। इस कारण पान की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, जब लेखक को ये एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की नौबत
घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। तो देखिए, बाढ़ का पानी अपने इलाके में घुस आने की संभावना से लेखक ने अपनी पत्नी से पूछकर गैस, कोयला, या आप कह सकते हो लेखक ने अपनी गृह स्वामिनी से पूछकर कोयला, गैस, तेल आदि के साथ आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, पीने का पानी तथा कंपोज की गोलियों का इंतजाम किया। इनके साथ ही उसने बाढ़ आने पर छत पर जाने का भी प्रबंध सुनिश्चित किया। तब वह बाढ़ का दृश्य देखने के लिए उत्सुक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में प्राय हैजा, आंत्र, शोथ एवं मलेरिया फैलने की आशंका रहती है। साथ ही पकाई घाव यानी पैर की उंगलियां सड़ने की बीमारी हो जाती है। प्रश्न नंबर 10 है, नौजवानों के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, कुत्ता जो है स्वामी भक्त जानवर होता है और वह अपने मालिक को बहुत चाहता है। जब डॉक्टर ने कुत्ते को साथ ले जाने से मना किया तो बीमार नौजवान नाव से तुरंत पानी में उतर गया। तब उसका स्वाभाविक कुत्ता भी पानी में कूद गया। यानी कुत्ता जो है अपनी स्वामी भक्त यानी अपने मालिक का जो है बड़ा वफादार होता है और उस वफादारी को दिखाने के लिए जो है वो भी अपने मालिक के साथ पानी में कूद गया। इस प्रकार उन दोनों ने आपसी लगाव एवं प्रेम भावनाओं की वशीभूत होकर ही ऐसा किया। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा है कुछ भी नहीं कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा। तो इसका बहुत सीधा आंसर है, लेखक बाढ़ के उस भीषण दृश्य को अपनी मूवी कैमरे, टेप रिकॉर्डर में कैद करना चाहता था, परंतु उसके पास ये चीज़ें नहीं थी। फिर उसने तुरंत सोचा कि अच्छा हुआ जो कुछ भी मेरे पास नहीं। लेखक ने इसलिए कहा कि बाढ़ का भीषण दृश्य किसी पर्यटक के लिए अवश्य रोमांचकारी हो सकता है। उसे देखकर भय एवं उत्सुकता भी यानी जानने की इच्छा भी हो सकती है, लेकिन लेखक संवेदनशील एवं भावुक व्यक्ति होने से न तो ऐसे दृश्य देख पाता और न उसे लिख सकता। इस कारण दुख और विपत्ति के समय पर भयानक दृश्य को वह कैद नहीं कर सकता था। प्रश्न नंबर 12 है, आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं। ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए। तो 12वीं के अंदर देखिए आप क्या देखेंगे, आपने मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं समस्या ऐसी किसी भी घटना का उल्लेख कर दो। यानी मार्च के महीने में बासंती नवरात्रों के अवसर पर जोधपुर किले में इस समय देवी पूजन का मेला भरता है। उस मेले में काफ़ी भीड़ रहती है। एक समाचार चैनल ने ऐसा समाचार बार बार प्रसारित किया कि अष्टमी के दिन मेले में भगदड़ मच गई, जिससे सैकड़ों हजारों लोग दरबार में दबकर मर गए। समाचार चैनल ने 1-2 सामान्य भीड़ वाले दृश्यों का प्रसारण भी किया और घायलों एवं हताहतों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत की। इससे राजस्थान सरकार और स्थानीय जनता को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। लोग अपनों की तलाश में भगदड़ स्थल पर जाने लगे। पुलिस फोर्स एवं बड़े अधिकारी भी वहां पहुंचे, परंतु जिस तरह से समाचार को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था वैसा कुछ नहीं निकला। 4-5 लोग सीढ़ियों से फिसलकर घायल हो गए थे और जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। ये तो समाचार चैनल ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ऐसा कर दिया था। बाद में सरकार की ओर से उस समाचार चैनल को इस कारण फटकार भी लगाई गई थी। तो आपने देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। तो आप जो है किसी भी उसका वर्णन कर देंगे। अपने आँखों देखी, आप अपने जो सुना है आँखों देखी उस घटना का वर्णन आप कर देंगे। इसलिए आपके ये क्वेश्चन आंसर हो गए। आप उसके बाद में रीडिंग लगाएंगे और रीडिंग के बाद में आपका ये पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। और इसके क्वेश्चन आंसर आप किताब कॉपी के अंदर करके और याद कर लेंगे। इसके अंदर जो है आपको समस्या ये आएगी कि इसके अक्षर छोटे हैं और जब आप इसको स्क्रीन पर जब बड़ा करते हैं तो ये अक्षर पढ़ने में नहीं आते, इसलिए मैंने इसको रीडिंग न लगा करके आपको जो है सीधा समरी करके बता दिया है। तो आप ये नहीं सोचें कि सर ने जो है रीडिंग आप जो है अपनी बुक से देख करके लगाएंगे और क्वेश्चन आंसर मैंने इसके बाहर समरी करके बता दी। ठीक है, तो आप जो है इसको कर लेंगे। कई क्वेश्चन और भी जैसे सारा शहर जगह हुआ लेकिन इसका क्या कारण बताया तो आप भी अपने आप कर लेंगे।
तो राइटिंग की जो लेख है वो आप इसके अंदर खुद करेंगे। इस प्रकार जो है आपका ये पाठ कंप्लीट हो गया और जो है आप इस पाठ को कर लेंगे।